अरे चलो भाई, हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? एक बार बताएं मुझे, मेरी आवाज और स्क्रीन सब सही है? आ गई? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, पढ़ना शुरू करेंगे। तो लेट हो गया आज क्लास ज्वाइन करने में जी? कौन कौन आ गया? गुड मॉर्निंग शिवानी, अन्वेषा, अमूली, नेहा, शाह, बेलागंज, गुंजन, रीना। गुड मॉर्निंग प्रतिज्ञा, अमृता रानी, गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। तो आज जो है आपकी दोनों क्लास सेल बायो की ही होंगी। चलो भाई चलो, एक मिनट रुको गाइस। हाँ जी, अभी जो क्लास चलेगी हमारी, अभी जो क्लास होगी वो सेल बायो की ही होगी और नेक्स्ट भी क्लास आपकी सेल बायो की ही है, ठीक है? मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आज। बताओ, ठीक है ना? ठीक है, तो बैक टू बैक क्लास हो जाएंगी सेल बायो की ही, और इसमें सेल साइकिल जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, तो शुरू किया जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे एस फेज से। तो कल हमने जीवन फेज पढ़ लिया था, फटाफट एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं। जीवन फेज में कौन कौन से सीडीके साइक्लिन चाहिए? देखिए, जीवन फेज में कई सारे काम होते हैं। सबसे पहले कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन।
इसके बाद फिर ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S phase, ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S phase, और इसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा प्रिपरेशन फॉर S phase, है ना। कंफर्मेशन के लिए क्या हुआ, हाँ जी ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो कंफर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन चलेगा, और इसके लिए 46 एंड डी वाला चाहिए, ठीक है। बताइए ट्रांजिशन के लिए कौन चाहिएगा, फटाफट बोलेंगे सभी। जो ट्रांजिशन है उसके लिए कौन चाहिएगा, बताइए जल्दी से। टू एंड ई चाहिएगा, गुड। और प्रिपरेशन करने के लिए, एस फेज को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एस फेज वाले साइक्लिन कौन थे, ए साइक्लिन जो है वो तैयार करवाते हैं, है ना, साइक्लिन ए। डन, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ए था और साथ में इसके सी डी के 2 एंड 1 दोनों आते हैं, सी डी के 1 एंड 2, ठीक है। तो बस हमने यही पढ़ा था कल सारा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एस फेज। तो देखिए सबसे पहले 46D आता है ड्यू टू द माइटोजन, चलिए पहले यहां लिख लेते हैं। 46D किस वजह से आता है, जो माइटोजन है ना इनकी वजह से 46D बनता है। फिर 46D की वजह से अपना 2E एंड A बनता है थोड़ा सा। फिर 2E अपना ही पॉजिटिव फीडबैक लूप चलाता है, जिससे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अमाउंट ज्यादा होने पर वो कई सारे काम करेगा। जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो कई सारे काम करवाता है, जैसे कि सेंट्रोजोम सेपरेशन, प्री आरसी लोडिंग, और एक था कुछ प्रोटीन जैसे SIC है, P27 है, इन सभी को डिग्रेड करवाएगा। इनके बारे में पढ़ाऊंगी मैं आज, ठीक है। इसी से ही 2E की वजह से ही ट्रांजिशन हो जाता है एस फेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एस फेज। डन एवरीवन, शुरू करें। हाँ जी शुरू करें गाइस, अपना आज का टॉपिक क्या शुरू किया जाए। जी बोलिए। हाँ जी बताएंगे सभी। हवाई जहाज में बैठना है
या पानी के जहाज में या ट्रेन में? ठीक है, अकॉर्डिंगली फटाफट जल्दी से चीजें लेकर के आएंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं एस फेज। ओके साहब, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। ओके, तो जी हवाई जहाज आया है, ठीक है। हवाई जहाज आने का मतलब है बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ बैठना है और बस हवा में उड़ते जाना है। सबके सब जल्दी से बैठ जाओ, हम शुरू कर रहे हैं अपना एस फेज, ठीक है। तो देखिए, एस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं और एस फेज में बहुत जरूरी काम होता है। जरूरी काम डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अच्छी बात बताओ, क्या केवल यहां रेप्लिकेशन होता है? क्या ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये नहीं हो सकते? बताओ बताओ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एस फेज में क्या ये नहीं हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते हैं। देखिए, हालांकि बहुत कम रेयर चांस है कि रेप्लिकेशन फेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाए। हाँ, लेकिन एक बार इस तरीके से क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि G1, S, G2 और हाँ G2, इनमें से इन तीनों में से कौन सी फेज है जिसके अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तीनों हो सकते हैं? कौन सी प्रोसेस है तीनों में से जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन तीनों हो सकते हैं? फिर क्या बताओगे? ऐसी कंडीशन में तो आपको एस फेज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि G1 में और G2 में फॉर श्योर रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थोड़े बहुत चांस लगते हैं वो एस में, कि आप एस में रेप्लिकेशन तो होता है, ज्यादा ही जरूरत है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। सो एस फेज में ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। डीएनए रेप्लिकेट करता है, इस फेज के अंदर डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं जो कि आगे जाकर के सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन यहीं पर चालू होता है। इनिशिएट रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए एक साइट होती है ओराई। इस साइट पर सेल के अंदर, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूं, उसके पास मल्टीपल साइट होती है, मतलब मल्टीपल ओराई होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसके पास केवल एक ही साइट होती है। तो ये फर्क है एस फेज के अंदर जीवन से। अब बहुत जरूरी पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं, रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे होता है एस फेज का? तो देखिए, एस फेज में मेन तो काम है डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रोसोम का बडिंग, बस ये मेन दो काम है। तो इन दो मेन काम के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, जो एस फेज साइक्लिन एंड सीडीकेज है, कॉम्प्लेक्स एक्टिव होने चाहिए। तो क्या ये पहले बन चुके हैं? एक्टिव तो तभी होंगे ना जब पहले बन चुके होंगे। तो जी, जब हम G2 फेज में थे ना, सॉरी लेट G1 में थे, लेट G1 में एस फेज वाले साइक्लिन भी बनने शुरू हो जाते हैं। बताया था ना, एस लेट G1 में ही तीनों टाइप के साइक्लिन बन जाते हैं, G1 वाले भी, G1 से S वाले भी और S वाले भी। अभी लेट G1 में वो बन तो गए थे, बट एक्टिव नहीं करना था उनको, क्योंकि एस फेज अभी आया नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उनको रैप करा दें। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि चार तरीके होते हैं, चार में से यहां कौन सा इस्तेमाल किया गया है? साइक्लिन भी है और सीडीके भी है, दोनों ने पूरा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। पूरा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं चीजों को रेगुलेट करने के। पहला तो आपको याद होगा CDKI,
है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर। और सेकंड है हमारे पास कि हम V1 और V1 का यूज करेंगे। तो देखो V1 का यूज तो होता है जो M फेज में चाहिएगा। फिलहाल जो S फेज वाले है ना, S फेज वाले को रैप करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ CDKI। तो जैसे ही S फेज आता है तो पहला काम है कि अपना जो S फेज वाला साइक्लिन एंड CDK है उनको एक्टिव किया जाए, है ना, उन्हें एक्टिव किया जाए ताकि ये काम कर सके। फिर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स जो ओराई पर है उसको एक्टिव किया जाएगा, और जो सेंट्रोसोम है उनको सेंट्रियोल को सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम एस फेज के लिए जरूरी है। अब यहां से एक जरूरी सी बात मैं आपको पढ़ा रही हूं। देखिए सैक्रोमाइसीस सर्वेशिया जो है उसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है, नाम है SIC1, SIC1, जो कि CKI प्रोटीन है, यानी CDKs इनहिबिटर है। और इनहिबिशन ऑफ द CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ SCDKs, जिसमें कि अगर मैं बात करती हूं तो CDK1 एंड CLB5 एंड 6 है। आपको याद होगा सैक्रोमाइसीस में मैंने आपको कल पढ़ाई थी ना, CLB5 एंड 6 ये कनेक्ट होता है CDK1 के साथ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एस फेज वाले CDK एंड साइक्लिन। तो इससे ना बाइंड करके रखता है SIC1 काइनेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द DNA रेप्लिकेशन। जब तक हम एस फेज में नहीं आए हैं तब तक ये चीज बहुत जरूरी है कि जो एस फेज वाले साइक्लिन CDK हैं उनको कोई रैप कर दे। उन्हें कोई रैप करेगा तो वो एक्टिव नहीं होंगे। बट अब हम आ गए हैं एस फेज के अंदर। अब बहुत जरूरी है कि इस SIC को डिग्रेड कर दिया जाए ताकि ये SCK को फ्री कर दे और अपना S फेज शुरू हो जाए। तो कैसे होगा ये काम? डिलीशन ऑफ SIC1 cause द प्रीमेच्योर DNA रेप्लिकेशन। इन केस अगर SIC में म्यूटेशन हो जाए, है ना, देखो ये क्या मेक श्योर करता है? ये मेक श्योर करता है कि जब तक S फेज नहीं आ जाता तब तक रेप्लिकेशन ना हो। लेकिन अगर SIC में म्यूटेशन हो गया है तो समय से पहले ही रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा। जैसे लेट G1 आया, हमें बताया लेट G1 में ही जो ओराई है उस पर प्री आरसी जो कॉम्प्लेक्स है वो आकर के बैठ जाता है। तो अगर वहां SIC नहीं है तो लेट G1 में जैसे ही ओराई पर प्री आर कॉम्प्लेक्स बैठता है ये तुरंत वहां से रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। ऐसे ही दूसरे पर बैठेगा तो दूसरे पर रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा। इससे नुकसान है बहुत ज्यादा। एक तो अभी सही समय नहीं आया है और दूसरा ये बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि जब एस फेज आता है ना तब सभी ओराई पर प्री आर कॉम्प्लेक्स बैठ जाता है। तो जैसे ही एस फेज आता है सारे तुरंत रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं और टाइमली खत्म कर लेते हैं। बट अभी SIC नहीं है तो एस फेज वाले CDK साइक्लिन एक्टिव है। जैसे ही एक ओराई पर ओ प्री आरसी बैठता है वो वहां से रेप्लिकेशन शुरू कर देंगे, फिर दूसरे पर बैठेगा वहां से। तो एक तो समय से पहले रेप्लिकेशन चालू हो गया और उसमें बहुत टाइम भी लगेगा। ये सेम स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में भी पूछी है कि यदि SIC1 का डिलीशन हो जाए या इसमें म्यूटेशन हो जाए तो प्री मेच्योर DNA रेप्लिकेशन हो जाता है फ्रॉम फ्यू ओरिजिन, जिससे कि एक्सटेंशन हो जाएगा एस फेज का एंड इनएफिशिएंट सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द एनाफेज। सो ए CKI प्रोटीन कॉल्ड P27, एक तो ये है सैक्रोमाइसीस के अंदर तो SIC1 है, तो मैमल्स के अंदर CK1 प्रोटीन जिसको P27 भी कहते हैं, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है इन द एनिमल सेल। फंक्शन है ये वाला यहां आप खुद देख सकते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और इस पर आकर के इसने रैप कर लिया है।
डन एवरीवन? जी कोई डाउट तो नहीं गाइस? तो ये जो पार्ट है ये शॉर्ट नोट्स में जरूर जरूर ऐड करोगे, पूरा स्लाइड, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। अब आगे देखिए, मैमल्स के अंदर क्या होता है। देखो मैमल्स में सीडीके और साइक्लिन है जिसको P27 ने रैप कर रखा है। तो यहाँ सीडीके 2E होगा। अगर मैं मैमल्स की बात कर रही हूं तो हमारे अंदर तो 2E होता है एस फेज वाला। तो इस 2E पर जो है फोस्फेट, मतलब ये जो बाहर है ना रेड बॉक्स जो है ये P27 है। तो यहाँ पर P27 पर जो है फोस्फेट लगा देता है SCF कॉम्प्लेक्स। SC कॉम्प्लेक्स आकर P27 पर फोस्फेट लगा देता है, जिस वजह से इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और रिकॉग्नाइज, अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूं, ये है हमारा P27 और इसके अंदर जो सीडीके साइक्लिन है वो कौन से हैं, सीडीके 1, 2 और ए है यहां पर, क्योंकि ये एस फेज वाले साइक्लिन सीडीके हैं। अब जो हमारा सीडीके 2E है ना, ये सीडीके 2E जो कि ट्रांजिशन के लिए जरूरी है, तो ये बिल्कुल जब एस फेज पर आने ही वाले होते हैं तो ये इस P27 पर फोस्फेट लगा देता है। जैसे इस पर फोस्फेट लगता है इसको SCF रिकॉग्नाइज कर लेता है और यहां यूबिक्यूटिन ऐड हो जाते हैं और फिर प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन में इस बाहर वाले पार्ट को डिग्रेड कर देते हैं। अंदर वाला जो सीडीके साइक्लिन है वो एक्टिव हो जाता है, वो हो जाता है एक्टिव। तो आपको याद होगा सीडीके 2E का जो थर्ड फंक्शन था ना कि वो कुछ प्रोटीन पर जैसे SIC है, P27 है, उन पर फोस्फेट लगाता है ताकि वो रिकॉग्नाइज हो जाए SCF को। फिर ये ऐड करेगा यूबिक्यूटिनेशन, मतलब यूबिक्यूटिन ऐड करेगा और फिर इसको आकर के डिग्रेड करवा देंगे, तब हमारा सीडीके साइक्लिन एक्टिव हो जाएगा, तब हमारा सीडीके साइक्लिन एक्टिव हो जाएगा। ये तो होता है मैमल के अंदर। बर्डिंग ईस्ट के अंदर यहां हमारे पास साइक्लिन सीडीके हैं, इसको रैप किया हुआ है किसने, SIC ने इसको रैप कर लिया है। अब SIC ने रैप कर लिया है, वहां P27 था, यहाँ SIC है। इसके बाद जो G1 से S वाले साइक्लिन सीडीके हैं वो उस पर फोस्फेट लगाते हैं, SCF आकर इस पर यूबिक्यूटिन लगाता है और ये हो जाते हैं डिग्रेड और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हो गया हमारा एक्टिव। तो इस डायग्राम में भी यही बताया है कि SIC पर फोस्फेट लगा देते हैं G1 से S वाले जो सीडीके साइक्लिन है, फिर ये एक्टिव हो जा, मतलब इन पर लग जाएगा यूबिक्यूटिनेशन और ये डिग्रेड हो जाएंगे और फिर चीजें आगे मूव कर पाएंगी। ठीक है जी। अब बहुत जरूरी बात, एक और बहुत जरूरी टॉपिक आपका प्री आरसी ऑन द ओराई। देखो रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले मैम SIC को एक बार फिर से बताना है। कोमल का सवाल था कि कोहेसिन से बाइंड रहती हैं तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा। देखो कोमल, कोहेसिन तो बस उस चीज को रोकने के लिए है। कोहेसिन के रहते रहते तो हमारा डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, क्योंकि देखो डीएनए पर पहले आकर बाइंड कर गया है कोहेसिन, उसके बाद तो कोहेसिन के अंदर ही हमारा डीएनए खुलता भी है और अपने आप को सिंगल स्टैंडर्ड भी करता है, रैप्लिकेशन भी होता है, फिर रैप हो जाता है। तो कोहेसिन इतना एरिया तो प्रोवाइड करता है कि अंदर ही अंदर जो डीएनए है वो अपना काम कर सके। SIC को मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। देखो अमृता, SIC का ये काम है, ये देखिए हमारे पास S फेज वाले सीडीके और साइक्लिन है, उनको SIC ऐसे रैप करके रखता है लेट G1 में, ताकि वो अभी से ही रेप्लिकेशन शुरू ना कर दे। फिर जब बारी आती है इसको, मतलब इस फैक्टर को एक्टिव करने की, तब G1 से S वाले जो साइक्लिन सीडीके हैं वो इस SIC पर फोस्फेट ऐड कर देते हैं, जिससे वो डिग्रेड हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया, अब ये काम करेगा।
हमने SIC पर इसको बाइंड क्यों करवाया? क्योंकि हम टाइम से पहले, हम समय से पहले या फिर बोलिए प्रीमेच्योरली डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करना चाहते, ये कारण है। हम टाइम से पहले डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करना चाहते। तो देखिए कुछ ऐसी बात है, ये मान लीजिए डीएनए है, लेट जीवन की बात कर रहे हैं। लेट जीवन में हमारे पास डीएनए भी है। अच्छा, एस फेज वाले सीडीके एंड साइक्लिन भी है, एस फेज वाले सीडीके साइक्लिन भी है, और ओराई साइट पर जो प्री आरसी है, जो जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए, वो भी यहां बाइंड हो गया है। तो आप खुद देखो ना, जो रेप्लिकेशन जिसको करना है वो भी है, जहां करना है वो भी एक्टिव है। तो इन्हें क्या पता कि अभी तो लेट जीवन ही है, इन्हें नहीं पता कि अभी लेट जीवन ही है। तो इनको दिखता है कि ओराई पर प्री आरसी आ गया है, हम भी एक्टिव हैं, चलो करते हैं रेप्लिकेशन। यहां आए, रेप्लिकेशन शुरू कर दिया, इतना डीएनए जो है बन गया। इसके बाद यहां कोई काम नहीं होगा, यहां फिर से प्री आरसी आएगा, क्योंकि लेट जीवन में तो ये चलता रहता है ना कि सभी ओराई पर प्री आरसी लगाना है। फिर ये यहां एक्ट करेंगे, या इसकी जैसे फिर यहां एक्ट करेंगे। तो इससे दिक्कत ये होगी कि अभी तो पहली बात तो समय नहीं आया है, अभी एस फेज नहीं आया है। दूसरा ये है कि मानो ये डीएनए बन गया, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो एस फेज एक्सटेंड कर जाएगा। मान लीजिए अभी एस फेज 6 घंटे का हो रहा था, लेकिन अब 8 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, क्योंकि सारा डीएनए जब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा एस फेज खत्म नहीं होगी, और रेप्लिकेशन चल रहा है बहुत स्लो। वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है कि ये आपका डीएनए है, डीएनए में जितनी भी ओराई है सब पर प्री आरसी रख दिया जाता है, सब पर प्री आरसी रख दिया जाता है, और इसको कर दिया जाता है इनएक्टिव। जैसे ही एस फेज आता है ये हो जाएगा एक्टिव, ये सारे जितने भी हैं एक्टिव हो जाएंगे, और सबके सब एक साथ यहां जाकर के बैठ जाएंगे, मतलब सबके सब यहां जाकर के बैठ जाएंगे, और सारे ओराई से एक साथ रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो वो निर्धारित समय जितना है उतना ही लेंगे, ना ज्यादा ना कम। तो इसलिए लिखा है कि अगर SIC में म्यूटेशन हो जाए या P27 में म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए तो प्रीमेच्योर रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा फ्रॉम द फ्यू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे एस फेज एक्सटेंड हो जाता है। डन? हाँ, तो ये है SIC, इसलिए हम SIC को लेकर के आए हैं। अब बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। देखिए ये क्या है, प्री आरसी ऑन द ओराई साइट। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए उस पर बहुत सारी ओराई होती हैं, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उनके पास सिंगल ओराई होती है। तो यहाँ ईस्ट रेप्लिकेशन ओरिजिन कंटेन द 11 बेस पेयर कंजर्व कोर सीक्वेंस। ये पूरा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। यहां बस याद रखो ओराई क्या है, डीएनए का ही एक सेगमेंट है जहां पर 11 बेस पेयर बिल्कुल फिक्स होते हैं। जहां पर ये 11 बेस पेयर बिल्कुल फिक्स हैं उसे ही ओराई माना जाता है, क्योंकि बाकी जो प्रोटीन है उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 11 बेस पेयर का एक कंजर्व सीक्वेंस होता है जिस पर एक हेक्सामेरिक प्रोटीन आकर के बाइंड कर लेता है, जिसको बोलते हैं ORC, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए बेहद जरूरी है। सेवरल रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर भी आते हैं जो डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, जो CDC6, CDT1, MCM10 को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करवाने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग द जीवन the various initiation factor assemble with the ORC into a pre-replication complex at each origin। तो देखिए होता क्या है, यहां देखेंगे, यहां सबसे पहले देखिए ये है अपनी ओराई साइट, ये है अपनी ओराई साइट। यहां क्या खास है, यहां 11 बेस पेयर बिल्कुल फिक्स्ड हैं जो आ गए हैं। इन 11 बेस पेयर से बना हुआ इस सेगमेंट को हम ओराई कह देते हैं। इस पर सबसे पहले
ORC आता है। व्हाट इज ORC? ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। मतलब वो प्रोटीन, वो कॉम्प्लेक्स आता है जो रिकॉग्नाइज करता है कि पूरे डीएनए में कहाँ है ये 11 बेस पेयर, वो आकर बाइंड कर जाता है। फिर यहाँ CDC6 आता है एंड CDT1। ये क्या है? ये दोनों हेलिकेज लोडर है। हेलिकेज जो हमारे डीएनए को अलग करेगा उसको लोड करते हैं ये CDT6 एंड CDT1। तो CDC6 आकर पहले बाइंड कर जाता है और CDT ये हेक्सामेरिक हेलिकेज को, जिसको MCM हेलिकेज बोलते हैं, उसे लेकर के आते हैं और यहाँ ORC के पास लोड कर देते हैं। जैसे ही इसको लोड कर देते हैं CDT1 CDC6 इनका काम खत्म हुआ, ये यहां से निकल जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्री RC या फिर प्री R कॉम्प्लेक्स। मतलब हमारा हेलिकेज लोड हो जाता है लेट जीवन में ही, बट ये एक्टिव होता है एस फेज में, क्योंकि इसके जो एक्टिवेशन फैक्टर हैं वो एस फेज में ही एक्टिव होते हैं। ये बात बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है, क्योंकि ये जो ORC है ना और ये हेलिकेज लोडर है, ये केवल और केवल लेट जीवन में होता है, केवल और केवल लेट जीवन में, इससे पहले नहीं होगा। ना ही तो M में होता, ना ही S में होता, ना ही G2 में होता, केवल लेट जीवन में होता है कि अपना जो MCM हेलिकेज है वो आकर के प्री RC कॉम्प्लेक्स, जो प्री RC वाला पार्ट बना है वहां लोड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ CDT1 एंड CDC6। और जैसे वो यहाँ लोड हो जाता है ये दोनों निकल जाते हैं बाहर। अब इनको भी इनएक्टिव करना पड़ेगा, वरना ये फिर से हेलिकेज को लेकर के यहाँ लोड कर देंगे और फिर से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको पता है रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, एक सेल साइकिल में एक बार रेप्लिकेशन होगा ड्यू टू दिस फिनोमेना। तो इसे ही बोलते हैं प्री R कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा तो ये तो होता है लेट जीवन में, ये तो देखने को मिलता है लेट जीवन में। अब आपके पास है नेक्स्ट कि जैसे ही एस फेज आएगा, एस फेज आने पर और बाकी कौन कौन से काम होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि रेप्लिकेशन को चालू किया जाए। अभी देखिए, जैसे ही एस फेज आता है, एस फेज में कुछ प्रोटीन आते हैं CDC45 एंड GINS, ये कुछ प्रोटीन आते हैं। और साथ में जो अपना एस फेज वाले CD के साइक्लिन है वो भी एक्टिव हो गए हैं। कैसे एक्टिव हुए? अगर P27 था या SIC था, हमने उसे डिग्रेड करा दिया है, ये पूरा फैक्टर जो है अपना एक्टिव हो गया है। ये एक्टिव होकर के CDC45 और GINS इसे एक्टिव कर देता है हमारे एस फेज वाले CD के, और ये इनका काम है ORC CDC6 CDT1 को ठिकाने लगाना। क्योंकि अगर ये ORC CDC6 है, CDT1 है, अगर ये एक्टिव रह गए, ये फिर से रेप्लिकेशन को चालू करा देंगे उस सेम साइट से। बट हमें एक बार में एक ही रेप्लिकेशन करवाना है, तो यहाँ इस साइट इन सभी को इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो CDC45 और GINS जिसको एक्टिव किया है एस फेज वाले CD के ने, वो ORC CDC6 CDT1 इनको इनएक्टिव करवा देता है। और अब हेलिकेज को एक्टिवेट करने की बारी आएगी। तो यहां है एक DDK, DNA डिपेंडेंट काइनेज। DNA डिपेंडेंट काइनेज भी इसी फेज में एक्टिव होता है, और ये एक्टिव होने के बाद हेलिकेज को एक्टिव करता है। यहां केवल हेलिकेज लोड हुआ था, एक्टिव होता है एस फेज में आकर के, क्योंकि ये एक्टिव होता है DDK से, और DDK एक्टिव होता है केवल एस फेज में। तो यहाँ DNA हेलिकेज एक्टिवेशन कर देता है DDK, और बाकी जो फैक्टर हैं इनको इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि अब आगे रेप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, अभी जो रेप्लिकेशन चालू करनी है उसके लिए DDK आएगा, और फिर से ना शुरू हो जाए इसके लिए CDC45 और GINS आते हैं। एंड फाइनली DNA पॉलीमरेज आएगा, बाकी अदर प्रोटीन आएंगे और वो आकर के रेप्लिकेशन को शुरू कर देते हैं। और जब कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर जो है चीजें आगे मूव करेंगी। ठीक है,
तो ये फिनोमिना यहां बना है। डन एवरीवन? इसे बोलते हैं प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, जो पूरा बनता है और काम करता है और ये भी मेक श्योर करता है कि आगे फिर से रेप्लिकेशन शुरू ना हो जाए। डन एवरीवन? हाँ, अब ये इतना फेवरेट है एनटीए का, इतना फेवरेट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ प्रिवेंट री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन? कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फिर से रेप्लिकेशन को रोकते हैं, जो फिर से रेप्लिकेशन को नहीं होने देंगे? क्योंकि देखो ना, एस फेज में ओराई भी है, सीडी जो एस फेज वाले सीडी के साइक्लिन है वो भी एक्टिव है ना, और वहां सब कुछ है, तो ओराई से फिर से शुरू कर दो रेप्लिकेशन, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण देखिए क्या क्या है। ड्यूरिंग एस फेज CDKs phosphorylate CDC6 and CDT1 to remove from the origin. सबसे बड़ा प्लेयर है यहां MCM हेलिकेज। MCM हेलिकेज अगर फिर से लोड हो गया ओराई पर, तो यकीन मानो रेप्लिकेशन फिर से होगा। बट हमें मेक श्योर करना है कि फिर से रेप्लिकेशन ना हो, तो सबसे पहले तो हम MCM हेलिकेज को ही वहां लोड नहीं होने देंगे। अच्छा, कौन लोड करता है? CDT1 एंड CDC6 लोड करता है। अभी हम क्या करें, उन्हीं को ही इनएक्टिव कर देते हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं CDT1 को और CDC6 को इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि हेलिकेज लोड ही ना हो। हेलिकेज लोड नहीं होगा तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, हमें टेंशन ही नहीं रहेगी कि फिर से रेप्लिकेशन चालू हो सकता है। तो ऐसा ही करेंगे। तो यहां इसके लिए एक प्रोटीन स्पेशली मंगाया है, नाम है जैमिनिन। नाम है जैमिनिन। क्या करेगा? स्मॉल प्रोटीन है जो ईस्ट के अंदर मिलता है, और ये बाइंड करता है एंड इनिबिट कर देता है किसको? CDC6 एंड CDT1 को, ताकि ये हेलिकेज को फिर से लोड ना कर दे। तो इनको इनएक्टिव करने का काम हमने दिया है जैमिनिन को। यहां से भी क्वेश्चन बना है। देखिए ये क्या होता है, लेट माइटोसिस में एंड अर्ली जीवन में एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कनेक्ट है CDH1 से। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, फिलहाल नाम याद रखो कि अपना जो अर्ली जीवन है ना, अर्ली जीवन में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि CDH1 से कनेक्टेड है, ये डिस्ट्रक्शन कर देता है CDT1 इनिबिटर का, यानी जैमिनिन को ये तोड़ देता है। यही कारण है कि लेट जीवन में ये कट गया है, तो CDT जो 1 होता है ये एक्टिव रहेगा और ये हेलिकेज को आकर के लोड करवा देगा। लेकिन when APC CDH1, लेकिन जैसे ही आप S फेज में पहुंचते हैं, S फेज में आते ही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे ये टर्न ऑफ होता है, जैमिनिन हो जाता है फ्री, और जैसे ही जैमिनिन फ्री होता है ये तुरंत CDT1 से बाइंड कर लेता है, और इसकी बाइंडिंग की वजह से ये हो जाते हैं इनिबिट, और इनिबिट हो गए हैं तो फिर से MCM हेलिकेज को नहीं लेकर आएंगे, फिर से MCM हेलिकेज को नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है? हाँ। So when APC, anaphase promoting complex, turn off in late G1, jaminin accumulate and inhibit the CDT1 that is not associated with the DNA. Also, the association of CDT1 with the protein at active replication fork stimulate the CDK1 ubiquitination and degrade. ठीक है, during the CDT1 degradation. Okay? तो ये देखिए जैमिनिन करता क्या है। How then is the cell cycle control system reset to allow the replication in the next cycle? अब ये बात आ गई है कि जब नेक्स्ट साइकिल आएगी तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा लेट जीवन वाला पार्ट है। लेट जीवन में लाइसेंसिंग हो जाती है, मतलब हर एक ओराई को लाइसेंस मिल जाता है कि जैसे ही एस फेज आएगा ना, तुम रेप्लिकेशन शुरू कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक ओराई पर अपना ORC
CDT1, CDC6 और MCM हेलिकेज आकर के लोड हो गए हैं। तो हर एक ओराई को लाइसेंस मिल जाता है लेट जीवन में ही रेप्लिकेशन करने का। फिर जैसे ही एस फेज आता है तो जेमिनिन एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस फेज में जेमिनिन को खत्म करने वाला इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, तो एपीसी जो प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, एपीसी जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, जिस वजह से जेमिनिन फ्री हो जाता है। और जैसे ही जेमिनिन फ्री होता है वो तुरंत जितने भी फ्री CDT1 है सबसे बाइंड कर लेगा, बाइंड करके इसको तुड़वा देगा। और जैसे ये टूट जाता है तो ये मेक श्योर हो जाता है कि अब फिर से हेलिकेज लोड नहीं होगा। तो इतना काम कर दिया जेमिनिन ने। लेकिन जैसे ही फिर आपका एम फेज आता है, एम फेज में एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स फिर एक्टिव हो जाता है और इस एक्टिव होने की वजह से फिर ये जेमिनिन को तोड़ देता है। जैसे जेमिनिन टूटता है फिर जब लेट जीवन आता है तो ये यहाँ पर ओ प्री आर को लोड कर देते हैं। डन एवरीवन। तो ऐसा ही चलता रहता है, जो ये मेक श्योर करते हैं कि रेप्लिकेशन केवल और केवल एस फेज में ही स्टार्ट हो, एक्टिव हो। समझ गए? एक बार बताएंगे सब थम्स अप करके मुझे, सभी बताएंगे थम्स अप करके क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? जेमिनिन वाला केस पढ़ा हमने, CDT1 वाला पढ़ा है, APC CDH1 वाला पढ़ा है। तो कोई डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है अगर तो पूछिए। डन एवरीवन। डन। डन है या कोई डाउट है? ओके, चलिए ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कोहेसिन होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। अभी आपको पता है ना कि लेट जीवन में ही कोहेसिन भी आ जाता है ना, याद है? लेट जीवन में ही कोहेसिन भी आ जाता है, जो आकर के मेक श्योर करता है कि जब तक एनाफेज नहीं आता तब तक मैं इन क्रोमोसोम की क्रोमेटिड को अलग अलग नहीं होने दूंगा। तो कोहेसिन के बारे में जरा देखिए। कोहेसिन डिपेंड ऑन अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोहेसिन। रिंग स्ट्रक्चर होती है, इस रिंग स्ट्रक्चर में 4 सब यूनिट होती है। देखो इस डायग्राम से ही मैं पूरा आपको समझा देती हूँ। अरे रुको भाई, ये देखिए इस डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे पास कोहेसिन के बारे में बताया गया है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो हमारे डीएनए को रैप कर लेती है। तो कोहेसिन के पास टोटल 4 मॉलिक्यूल होते हैं। एक को बोलते हैं एसएमसी, जो ऐसे हाईली कोइल्ड फॉर्म में रहते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इसका सी टर्मिनस है, ये एन टर्मिनस, मतलब ये खुद ही पेप्टाइड अपने आप को ऐसे कोइल कर लेती है। ये इसका एटीपीएज डोमेन होता है। ये तो है SMC1, इसे बोलते हैं SMC1। और SMC3 आता है जो साथ में से कनेक्टेड हो जाता है। मतलब मान लीजिए ये है SMC1, ये है SMC3, दोनों आकर के ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हिंज रीजन और एक पार्ट होता है एटीपीएज डोमेन। तो मान लीजिए जैसे ये डीएनए, इसको रैप करना है तो ये आकर के इस तरीके से इसको बिल्कुल रैप कर लेते हैं। हालांकि बीच में बहुत स्पेस रहता है कि वो आराम से ओपन अप हो सके, काम कर सके, लेकिन फिर भी पूरे कवर रहेंगे ताकि बाहर ना जा सके, अलग ना हो सके। तो SMC1 है और है SMC3, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब खुद ही कोइल हो जाते हैं। और एक होता है हिंज रीजन और एक होता है एटीपीएस डोमेन जिससे वो कनेक्ट करते हैं। हो गया, ये पूरी रिंग बन गई है। अब इस रिंग को सपोर्ट करने के लिए कि रिंग खुल ना जाए, वहां 2 सब यूनिट और होती हैं, SCC1, SCC3। जो SCC1 है वो एक तरफ से यहां पकड़ती है और दूसरी साइड से यहां, ताकि ये रिंग ओपन ना हो जाए
और फिर इसको भी एक्टिव करने के लिए या फिर कहिए सपोर्ट करने के लिए SCC3 आता है, और ये इस तरीके से हमारे डीएनए को पूरा रैप कर लेता है, चारों तरफ ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और सपोर्ट करने के लिए SCC1 SCC3 आते हैं। तो बस ये है आपका कोहेसिन। देख लिया कोहेसिन कैसे काम करता है। कोहेसिन के पास हिंज रीजन में डाइसल्फाइड बॉन्ड, हिंज रीजन में नहीं, बस हिंज रीजन इसलिए बोला है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रह जाए। जैसे ये कनेक्ट हो गए ना, यहाँ पर कनेक्ट हो गए, यहाँ कनेक्ट हो गए, इस पार्ट को तो पूरा मजबूत कर दिया है। ये वाला पार्ट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे या नहीं ये मैं श्योरली नहीं कह सकती हूँ, देख करके बता दूंगी कल, लेकिन इसको हिंज ऐसे बोल रहे हैं कि ये पार्ट कनेक्शन में आया हुआ है। तो कोहेसिन के पास 4 सब यूनिट है, SMC1 SMC3, जो आपस में ही मतलब कि खुद में ही कोइल्ड फॉर्म में रहती है और अपने ATPase डोमेन से, दोनों के पास डोमेन होता है, अपने ATPase डोमेन से कनेक्ट कर जाती है। फिर 2 सब यूनिट और हैं, SCC1 SCC3, जो आकर के इनको पूरा टाइट करने का काम करती है। और ये कोहेसिन हर एक डीएनए पर ऐसे रैप हो जाते हैं ताकि डीएनए रेप्लिकेट भी इसी के अंदर करे, और जब पूरा काम हो जाए तो वो अलग भी ना हो। ये लेट जीवन में ही आ जाते हैं, पता है ना आपको, लेट जीवन में ही ये कोहेसिन आकर हमारे डीएनए पर रैप कर जाता है ताकि रेप्लिकेशन से पहले ही मेक श्योर किया जा सके। तो कोहेसिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 सब यूनिट होती हैं। 2 सब यूनिट कोहेसिन की हैं, SMC1 SMC3, जो कोइल होती है, जिनके पास NC टर्मिनस होता है और ये आपस में कनेक्ट होते हैं ATPase डोमेन से। 2 अदर सब यूनिट है, SCC1 SCC3, जो इनको सपोर्ट करने का काम करती है, और ATP बाइंडिंग, जो यहाँ ATPase डोमेन है ना, अगर ATP बाइंडिंग है तो वो दोनों के डोमेन को इंटरेक्ट कराती है, और अगर ये ATP हाइड्रोलाइज कर जाए तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं। एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कोहेसिन ऑन डीएनए रिक्वायर द ATP हाइड्रोलिसिस, बहुत जरूरी है। अगर इस ATPase डोमेन के पास ATP बाइंड है, अगर ATP बाइंड है तो ये कनेक्टेड रहेंगे, अगर ATP हाइड्रोलिसिस हो गई तो ये हट जाएंगे, लग जाएंगे। कब लगेंगे आकर के, जब लेट जीवन आएगा, और कब हटेंगे, जब एनाफेज आएगा। तो एनाफेज के दौरान यहाँ पर जो लगा हुआ ATP है इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं और ये कोहेसिन की रिंग ओपन होकर के डीएनए को फ्री कर देती है। तो ये काम भी आपका लेट जीवन में यानी एस से पहले ही हो जाता है, कोहेसिन वाला भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो ड्यूरिंग द एस फेज, जब एस फेज आता है तो एटीपीएज डोमेन जो SMC3 है उसका एटीपीएज डोमेन पर एसिटाइलेशन हो जाता है, जिससे उसकी ओपनिंग नहीं हो पाती है, वो लॉक कर लेता है पूरे डीएनए को अपने अंदर। मेटाफेज में जब आप जाते हैं तो क्लीवेज कर देते हैं उस साइट का जो SCC1 है, जिससे कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। ये मेटाफेज में ऐसा काम किया जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम दिखा रही हूं, लेकिन होता है डीएनए, आपको पता है। यहां कोहेसिन देखो आकर के लोड हो गया है, लेट जीवन में कोहेसिन आकर के लोड हो गया है। किसने लोड कराया है, मतलब यहाँ कोहेसिन आकर के लोड हो गया है। अगर इसकी अनलोडिंग करानी है तो यहाँ PDC5 एंड वेपल आता है, जो इसको आकर के अनलोड भी करवा सकता है अगर सही बाइंडिंग नहीं है या कुछ भी है तो हमारे क्रोमोसोम पर लेट जीवन में कोहेसिन ऐसे आकर के लोड हो जाता है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बस लोड हो गया है। लोड होने के बाद फिर आता है एसिटाइलेज, जो आकर के एसिटाइल ग्रुप यहाँ ऐड करेगा। तो फिर एसिटाइलेशन होता है SMC3 पर, जिससे कोहेसिन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गया है तो ऐसे इस तरीके से रिंग बना लेगा। यहाँ केवल लोड हुआ था, एस फेज में इस एंजाइम की वजह से जो आकर के एसिटाइलेशन कर देता है, ये एक्टिव होकर के पूरे डीएनए को रैप कर लेते हैं। फिर G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में जहां सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वहां पर कुछ और प्रोटीन हम लगा देंगे, जिनका नाम है शोगोसिन PP2A
या फिर एक और है MEIS332। ये क्या है? ये फोस्फेटेज को रिक्रूट कर देते हैं। यहाँ पर फोस्फेटेज क्यों आया है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि कोहेसिन पर अगर फोस्फेट लग जाए ना तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और G2 फेज में मैं आपको बताऊंगी, G2 फेज में कुछ काइनेज हमें लेकर के आने होते हैं जिनका नाम है पोलोलाइक काइनेज और एरोरा बी काइनेज। बहुत जरूरी है इनका आना, लेकिन ये आते हैं, काम करते हैं, कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? अपना जो कोहेसिन है ना उस पर फोस्फेट लगा देते हैं। अब फोस्फेट लगते ही ये हटना शुरू कर देंगे, बट अभी हटाना नहीं है, हमें हटाना है एनाफेज में। तो क्या किया जाता है कि मेन देखो क्या है, प्रायोरिटी देखो किसको देनी है, जो सेंट्रोमियर वाले हैं उसको देनी है। तो सेंट्रोमियर के पास एक फोस्फेटेज लगा दिया जाता है कि जैसे ही ये एंजाइम यहाँ फोस्फेट ऐड करेंगे तुरंत तुम उसको हटा देना, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर कोहेसिन रिंग रहे ही रहे। तो इसलिए G2 फेज में, G2 से जब आप प्रो फेज में जाते हैं ना, तो प्रो फेज में जो आर्म वाला पार्ट है उस पर कोहेसिन नहीं होती, केवल सेंट्रोमियर वाले पार्ट पर कोहेसिन रह जाता है ड्यू टू दिस फोस्फेटेज। तो ये कोहेसिन की कहानी है। लेट जीवन में रिक्रूट हो गया है, मतलब लोड हो गया है। फिर एस फेज में एक्टिव होकर के पूरा रिंग बना लिया है, रैप कर लिया है। फिर G2 फेज में इस पर फोस्फेट लग जाता है तो वो हटना शुरू करते हैं, और प्रो फेज तक आते आते जो आर्म वाले कोहेसिन है वो सारे हट चुके होते हैं, केवल सेंट्रोमियर वाले बाकी हैं। और ये भी इस फोस्फेटेज की वजह से बाकी है, क्योंकि ये फोस्फेटेज यहाँ पर फोस्फेट लगने ही नहीं देते। जैसे फोस्फेट लगता है उसको तुरंत हटा देते हैं, उसको तुरंत हटा देते हैं। ठीक है, डन एवरीवन, समझ गए? बताइए कोई डाउट तो नहीं? SCC1 SCC3 ये दोनों का ही सेपरेशन होगा ना? हाँ हाँ, जब वो रिंग ओपन होगी तो SCC1 और 3 तीनों दोनों ही हट जाएंगे, और वो दोनों पार्ट जो SMC1 और 3 है वो भी अलग हो जाएंगे। यस, कोई डाउट है गाइस तो मुझे बताएंगे, अदरवाइज ये टेबल मैं आपको पढ़ा रही हूं, बहुत जरूरी सी एक टेबल है। देखिए इसमें कैक काइनेज है, आपको पता है, V1 काइनेज इसके बारे में भी आपको पता है, CDC25 फोस्फेटेज इसके बारे में भी आपको पता है। अब जो जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी है। CDC25 ठीक है, इन तीनों के बारे में बताऊंगी बाद में। पहले यहाँ पर देखिए SIC1 एस फेज वाले CDK को बाइंड करते हैं और इनिबिट करते हैं। कहा मिलता है? बर्डिंग ईस्ट के अंदर। ठीक, एनिमल के अंदर आपको मिलेंगे P27, P57, P21। जो एनिमल है उसमें P27, P57 और P21 मिलते हैं। अगेन काम तो सेम है, बस नाम और इनकी लोकेशन अलग अलग हो गई है। फिर आ गया है आपका INK4। ये क्या करता है? जो G1 वाले CDKs हैं ये उन पर बाइंड एंड इनिबिट करता है। फिर आपके हैं RB तो आपको पता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन था जो E2F से बाइंड करता है और रेप्लिकेटर्स को, मतलब कि जो अपना इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑफ द साइक्लिन उसको रोक देता है जब तक सही समय नहीं आता है। फिर है आपका SCF याद है कि आपको क्या किया था? SCF ने जो अपने CD के आईज थे, C के आईज थे, मतलब SIC या जो P27 है उन पर उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं। बट देखो SCF ना केवल तभी डिग्रेड करेगा इन प्रोटीन को जब इन पर ऑलरेडी फोस्फेट लगा होता है। ये फोस्फोराइलेटेड SIC है, P27 है, उनको डिग्रेड करके एस फेज वाले CDK को एक्टिव कर देते हैं। फिर APC और CCDC20 इसका काम अभी नहीं आया है। फिर आपका APC-CDH1, ये क्या करता है? जैमिनिन, जो जैमिनिन है ना उसको डिग्रेड करता है ताकि CDT1 फ्री हो जाए और MCM हेलिकेज लोड हो जाए। तो ये टेबल भी बहुत जरूरी है, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं आपके। इनमें कुछ ऐसे हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, मैंने आपको बता दिए,
कुछ ऐसे हैं जो थोड़े नए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगेन ये भी सेम है, यहाँ कैक के बारे में दिया है, V1 के बारे में है, CDC 25 है, SIC है, P27 है, P21 है, P16 है, और APC है, CDC 20 है, CDH1 है, SCF है। इसमें जो खास बात है, इस टेबल में जो खास बात है वो है ये जो CKI है, P27, P21, इनके अलग अलग काम है। यहां से एक बार क्वेश्चन बना था, एग्जैक्टली आपसे इन दोनों के बारे में पूछ लिया गया था। अब तक तो बस ये देख रहे हैं ना कि ये CKI है जो कि CDKs और साइक्लिन को इनहिबिट करेंगे। जरूरी बात है कहाँ करते हैं, तो देखिए अगर SIC1 का आए तो आप कहेंगे कि ये बडिंग ईस्ट के अंदर मिलता है। क्या करता है? सप्रेस द CDK1 एक्टिविटी इन द G1 में CDK1 की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं एंड फोस्फोराइलेशन बाय CDK1 एट द एंड ऑफ द G1 ट्रिगर द इट डिस्ट्रक्शन। फिर लेट G1 में ही उसको खत्म भी कर दिया जाता है। अच्छा, P27 जो मैमल्स में मिलता है, सप्रेस द G1 टू SCDKs एंड SCDKs एक्टिविटीज इन द G1। तो फिलहाल अभी G1 में है, अभी हमें S फेज में नहीं जाना है और ना ही S फेज करवानी है। तो जो G1 से S वाले यानी कि जो 2E है और जो 2A है, दोनों को रैप करके इनहिबिट करने का काम करता है P27। help to cells withdraw from the cell cycle when they terminally differentiate. Phosphorylation by CDK2 trigger it ubiquitination by SCF। तो ये क्या करेगा? सेल को विड्रॉ करवा सकता है यदि सेल साइकिल वहां नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई सेल टर्मिनेट कर गया है, बस अब उसे डिवाइड नहीं करना है आगे, तो उसके जो CDKs हैं G1 से S वाले और S वाले, उनको सप्रेस करेगा P27। यदि कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहता आगे, तो P27 को बुला करके उन्हें रैप करवा करके इनएक्टिव करवा दिया जाएगा। अच्छा, P21 कहाँ आएगा? ये भी G1 से S और S CDKs को ही सप्रेस करते हैं, बट अलग कंडीशन में। फॉलो द DNA डैमेज। अगर DNA डैमेज है, फिलहाल आप G1 में है और DNA का डैमेज हो गया है, उस दौरान आप चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहां पर सप्रेस करने के लिए P21 आता है। तो सेम टाइप के CDKs और जो अपना साइक्लिन है उनको रोक रहे हैं, बट अलग अलग कंडीशन। अगर सेल ठीक ठाक है लेकिन वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, तब आएगा P27। और अगर सेल डिवाइड करना चाहता है लेकिन फिलहाल DNA का डैमेज है, तो आएगा P21। एक है आपका P16, सप्रेस द G1 CDKs एक्टिविटी इन G1 फ्रीक्वेंटली इनएक्टिवेटेड इन द कैंसर सेल। जो P16 है ये केवल सप्रेस करता है G1 CDKs को, और ये खासकर जो है इनएक्टिव हो जाता है कैंसर सेल के अंदर, और यही कारण है कि लगातार सेल जो है डिवाइड करता रहता है इन द कैंसर फॉर्म। ठीक है, तो बस ये दो यहाँ, ये तीन यहाँ मेन है जिनके लिए ये टेबल आपको प्रोवाइड की गई है। बाकी तो सारे नाम पहले वाले ही हैं जो पहली टेबल में थे। डन एवरीवन? ठीक है, समझ गए हो ना? अभी एक बार मैं शॉर्ट नोट्स जो है ना मार्क कर देती हूँ आपके, कि जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या लिखना है। मतलब ये वाला पार्ट आप पहले ही लिख चुके थे, ये वाला पार्ट आप पहले ही लिख चुके हैं। जो अभी लिखना है वो ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट भी लिखेंगे, और ये वाला पार्ट भी लिखेंगे। चाहो तो एक ही डायग्राम में बस ये नाम चेंज कर लेना, कि अगर बडिंग ईस्ट है तो SIC आएगा, अगर मैमल्स हैं तो यहाँ P27 आएगा। इसके बाद फिर आप ये वाला पार्ट तो बेहद जरूरी है, ये वाला पार्ट भी, और साथ में प्रिवेंट कैसे होता है ये वाला पार्ट भी, विद द हेल्प ऑफ जेमिनिन।
तो जैमिनिन को कौन एक्टिव इनएक्टिव करता है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये साइकिल ड्रॉ कर लेना, ये जरूरी है आपकी। इसके बाद कोहेसिन का बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, सारी बातें इस डायग्राम में ही लिख लेना। फिर ये वाला पार्ट भी लिखेंगे। इसमें ये तो आपको जो बातें नहीं पता है ये, और इस टेबल में ये वाला पार्ट कहाँ, ये वाला पार्ट शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, ठीक है, डन, ओके। चलिए तो अब हम आ गए हैं एम फेज पर। हमने जीवन पढ़ा, हमने अपना एस पढ़ लिया, अब आ गए हैं एम फेज पर। तो G2 फेज कहाँ गया? G2 फेज में कुछ खास चीजें वैसे होती नहीं है, एक दो खास चीजें हैं, जैसे पोलोलाइक काइनेज वगैरह आते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमने सोगोसिन वहां ऐड किया था। तो ये एक दो काम होते हैं, बाकी मैं आपको इसी में बता दूंगी। मैम P50 P50, अच्छा P50 का भी कोई रोल है, मुझे देखना पड़ेगा कोमल। P50 एक मिनट दीजिए मुझे, बस P50 का देख ही लेते हैं, ये भी इस कैटेगरी में ही आता है क्या? P50 इन सेल साइकिल, ये P53 होगा ना कोमल? P53 होगा या P50 ही है? हाँ, अगर P53 है तो उसका तो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, वो मैं हाँ P53 तो बताऊंगी आगे, वो आएगा भी, वो चेक पॉइंट जब कराऊंगी ना मैं कंट्रोल सिस्टम तब आएगा। हाँ जी, देखिए अभी एम फेज पर आ गए हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट फेज है लेकिन इसमें स्टेप्स बहुत सारे हैं। तो माइटोसिस को हमने डिवाइड कर दिया है टू मेजर पार्ट्स में। हालांकि माइटोसिस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटा, एनाटेलिस, सब कुछ, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो माइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली माइटोसिस एंड लेट माइटोसिस। अर्ली माइटोसिस में हम तीन फेज रखेंगे, अर्ली माइटोसिस में हम तीन चीजें रखेंगे, देखिए कौन कौन सी, जो अपना प्रोफेज है, मेटाफेज है और प्रोमेटाफेज है। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज एंड मेटाफेज, ये तीनों आएंगे आपके अर्ली माइटोसिस में। एंड एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, उन्हें आप रखेंगे लेट माइटोसिस में, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से स्टार्टिंग वाले तीन फेज के लिए सेम प्रोटीन चाहिए, सेम प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, और लास्ट के जो तीन फेज हैं उनके लिए सेम टाइप के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो इसलिए हमने माइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलेशन। अर्ली माइटोसिस में ये तीन फेज रहेंगी और यहां पर इंक्रीमेंट होता है एमसीडीकेज एक्टिविटी का एट द G2 टू M ट्रांजिशन। आप जब G2 से M में बढ़ रहे हैं ना, तो वहां जो एमसीडीके है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिससे अर्ली माइटोसिस होता है। एमसीडीकेज अदर माइटोटिक जो प्रोटीन काइनेज है वो फोस्फोराइलेट होते हैं और यहाँ बहुत सारे काम करवाएंगे अलग अलग। फिर आता है आपका लेट माइटोसिस। लेट माइटोसिस में जो बाकी चीजें बची हैं, जैसे अपना एनाफेज है, टीलोफेज है, साइटोकाइनेसिस है, वो यहाँ पर कौन काम करेगा,
यहां काम करेगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर अर्ली जीवन की बात की जाए तो अर्ली जीवन में तो अर्ली माइटोसिस में तो हमारे जो एमसीडीकेज हैं वो काम करेंगे, और लेट माइटोसिस में एपीसी काम करता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो देखिए लेट जो अपना G2 फेज था ना, उसमें क्या हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। G2 फेज में ऐसा होता है कि जीवन में ऐसे कोहेसिन आ जाएंगी, एस में आकर के ऐसे पूरा एक्टिव हो जाएंगी, फिर G2 में ही PP2A को लोड किया जाता है, क्योंकि G2 में ही G2 में जैसे लेट G2 आएगा ना, उसमें पोलोलाइक काइनेज और अरोरा ए काइनेज को एक्टिव किया जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक काइनेज हैं, ये कुछ स्पेसिफिक काइनेज है जिनको G2 से M ट्रांजिशन करवाने के लिए लेकर आना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए इन काइनेज को लेकर के आना जरूरी है, बट ये गड़बड़ कर देते हैं, ये हमारी जो कोहेसिन रिंग है उन पर भी फॉस्फेट लगा देते हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इनको लेकर ही ना आए, इनको लेकर के आना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। तो हमने क्या किया, G2 में ही PP2A जो सोगोसिन था वो हमने यहाँ सेंट्रोमियर पर ऐड करवा दिया था, क्योंकि अभी पोलोलाइक काइनेज एरोरा ए काइनेज आने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो इन चीजों को यहाँ से हटवा दे। तो मेन क्रूशियल है ये सेंट्रोमियर वाला, तो बस ये यहाँ पर लगते हैं। अच्छा ये क्यों जरूरी है, ये क्यों इतने जरूरी हैं, क्योंकि ये CDC25 को एक्टिव करते हैं। याद है ये कौन है, ये V1 को रिवर्स किया था जिसने, याद है जिसने V1 की इफेक्ट को रिवर्स किया था, V1 ने टायरोसिन 15 पर फोस्फेट लगा रखा है, जिससे हमारे एम फेज वाले CDK साइक्लिन इनएक्टिव हुए पड़े हैं। तो जब G2 से M में जाते हैं उस दौरान, मतलब लेट G2 के आसपास इस पोलोलाइक काइनेज को और एरोरा ए काइनेज को एक्टिव किया जाता है, फिर ये आकर के CDC25 को एक्टिव करते हैं। एंड CDC25 बिल्कुल जब हम एम फेज में आने ही वाले हैं उस दौरान ये CDC25 इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर से जो इनिबिटरी फोस्फेट है उसको हटा देता है और ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्टिव होंगे तभी एम फेज भी आएगा। तो इसलिए G2 में ये एक जरूरी काम हुआ है कि ये काइनेज आकर के CDC25 एक्टिव हो गया ताकि एम फेज को लाया जा सके। ठीक, तो ये जो CDC25 है ना, इसमें भी अलग अलग टाइप देखे गए हैं। सो CDC25 में भी 3 मेंबर होते हैं, CDC25A, 25B, 25C। इनके पास 3 डोमेन, मैंने कल भी बताया था आपको, एक होता है स्कैफोल्ड, उसके ऊपर रखा होता है कैटालिटिक, उस पर ही होता है रेगुलेटरी। तो यहां पर भी ऐसे 3 डोमेन होंगे। जो CDC25B है और C है वो प्रमोट करते हैं G2 से M का प्रोग्रेशन बाय प्राइमरली डीफॉस्फोराइलेटिंग द CDK1 एट T14 एंड आप कह सकते हैं Y15 पर 2 इनिबिटरी फॉस्फोराइलेशन साइट लगी होती है। तो ये क्या करेंगे, CDC25B और C CDK1 को एक्टिव कराएंगे, उसके ऊपर से इनिबिटरी फोस्फेट जो कि V1 ने लगा दिया था उसको हटा करके जो CDC25A होता है प्ले अ मोर एक्सटेंसिव रोल इन असिस्टिंग द बोथ G1S and G2 to M progression by dephosphorylate CDK4 and CDK6 at Y24 as well as CDK2 and CDK1 at tyrosine 15 and threonine 14। तो ये पार्ट भी हालांकि यहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है कि आगे यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो CDC25A, B, C है, ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं जो अलग अलग फेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आप सबको एक बार लिखेंगे ताकि आगे अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप बना सकें। तो ये बात हो गई है CDC25 की। अभी यहाँ काम कैसे करते हैं ये, तो एक तरीके से जो CDC25 है ना, इस पर 14-3-3 करके एक प्रोटीन बाइंड करता है फोस्फेटेज टू रेगुलेट द सेल साइकिल एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस इनटू द माइटोसिस। तो इनिबिट द CDC25 एक्टिविटी 14-3-3 बाइंडिंग ब्लॉक एक्सेस टू द कैटालिटिक साइट ऑफ CDC25B,
जिससे कि ये चीजें रुक जाती हैं। तो देखिए ये है अपना CDC25, इस पर कनेक्ट हो जाते हैं 14-3-3 और ये हो जाता है इनएक्टिव। जैसे ही हम पोलोलाइक काइनेज और एरोरा ए को लेकर के आते हैं तो ये आकर इस CDC25 पर फोस्फेट लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ फोस्फेट लगता है इसकी कंफर्मेशन में ऐसा चेंज होता है कि जो 14-3-3 है ये अलग हो जाता है। अलग होते ही ये हो जाएगा एक्टिव और एक्टिव होते ही ये काम करेगा। तो लेट G2 में हम इन एंजाइम को जरूर जरूर बुलाते हैं ताकि हमारा ये CDC25 एक्टिव हो जाए, ताकि हम एम फेज में जा सके, एम फेज वाले CDK साइक्लिन एक्टिव हो सके। और इन्हीं से बचाने के लिए हम सोगोसिन जो फोस्फेटेज है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं सेंट्रोमियर के पास, ताकि इनकी वजह से वो काम गड़बड़ ना हो जाए। तो ये बात हुई है CDC25 की। आगे देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है यहां भी। कैसे चलता है ये देखिए, हमारे पास ये CDK साइक्लिन है, फिलहाल इनएक्टिव है। CDC25 आया जिसको एक्टिव किया पोलोलाइक काइनेज एंड एरोरा ए काइनेज ने, ये एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होने के बाद यहां से इनहिबिटरी फोस्फेट को हटाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अब ये बनने शुरू हुए हैं बट इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। ये अपना ही फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक चलाते हैं कि स्टार्टिंग में तो काम किया इन दोनों काइनेज ने, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत ये बन गए हैं, ये भी तो काइनेज है, अब ये अपना एक्टिवेशन, अपना प्रोडक्शन खुद ही करवा लेंगे बाय एक्टिवेटिंग द CDC25 बाय एडिंग द फोस्फेट। और जैसे ये बन जाते हैं, खूब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से एम फेज में एंट्री हो जाएगी। तो जैसे अपने वो थे ना G1 से S वाले थे, मतलब 2E जो होते हैं, वो अपना पॉजिटिव फीडबैक लूप चलाते हैं ताकि उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए और चीजें S फेज में आ जाएं। यहां भी जब आप G2 से M में जा रहे हैं उस दौरान भी जो M फेज वाले साइक्लिन है वो अपना पॉजिटिव फीडबैक लूप चलाते हैं जिससे कि उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए और एंट्री मिल जाए M फेज के अंदर। तो ये काम हुए हैं एम फेज में जाने से पहले। ये काम अब एम फेज में जैसे ही आप आ गए हैं, जैसे आप अर्ली फेज में आ गए हैं, अब देखिए यहां से इस डायग्राम से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये देखेंगे बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा है CDK, ये है एम साइक्लिन, ठीक, बन गए हैं, आकर के कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमें पता है केवल ये कनेक्शन ही काफी नहीं होता है एक्टिवेट करने के लिए। तो फिलहाल ये पार्शली एक्टिव हुए हैं। फिर यहाँ V1 भी आ जाता है और कैक भी आ जाता है। कैक आकर के एक्टिवेटिंग फोस्फेट ऐड करता है और V1 आकर के इनहिबिटरी फोस्फेट ऐड करता है। हो गई चीजें, फोस्फेट ऐड हो गई, बट अभी भी ये इनएक्टिव है क्योंकि V1 ने अपना फोस्फेट ऐड कर दिया है। अब इसको चाहिए CDC25, तो CDC25 पर लगाया जाता है फोस्फेट और ये हमारे जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको एक्टिव कर देते हैं। हो गई एक्टिव। अब एक्टिव होने के बाद ये बहुत सारे काम करेगा। ये एक्टिव होने के बाद उन्हें तो एक्टिव करेगा जो इसको बना रहे हैं और उन्हें इनएक्टिव करेगा जो उसकी सिंथेसिस को रोक रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इस टाइम पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तभी G2 से M में जा पाएंगे और M फेज शुरू हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में ये काम तो हो गया। अब जैसे ये बन जाते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप चलाते हैं और नेगेटिव भी चलाते हैं। देखो कैसे, पॉजिटिव फीडबैक में तो ये क्या काम करेंगे कि CDC25 जो है ना, इसको लगातार एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से मैं बढ़ सकता हूं। अगर ये एक्टिव हुआ तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक लूप चलाएंगे और पॉजिटिव फीडबैक लूप में क्या होगा, जो CDC25 को जो इनएक्टिव कर सकता है ये जाकर के उसे इनएक्टिव कर देगा, जिसका नाम है PP2AB55। तो CDC25 पर ये फोस्फेट भी लगाता है। सबसे पहली फोस्फेट तो लगाई थी पोलोलाइक काइनेज एरोरा ए काइनेज ने, है ना।
अब आगे फॉस्फेट ऐड करने का काम करता है ये। अब ये खुद पॉजिटिव ऐड भी करेगा और जो यहां से फॉस्फेट हटा सकते हैं उसको भी जाकर के रोक देगा, जो कि PP2A B55 है। ये किया। और क्या करेगा, इसको पता है कि अगर V1 एक्टिव रहा तो ये मुझे इनएक्टिव कर सकता है। तो अब ये जाएगा और जाने के बाद V1 जो है उस पर फॉस्फेट ऐड कर देगा। ये क्या करेगा, V1 पर फॉस्फेट ऐड कर देगा जिससे इनएक्टिव हो जाता है। और केवल फॉस्फेट ही ऐड नहीं करता, ये भी मेक श्योर करता है कि आकर कोई इसका फॉस्फेट ना हटा दे। तो ये आकर रोकता है PP2A को, सेम ये जो PP2A है। सो ये PP2A दो काम करता है, CDC25 पर से फॉस्फेट हटाता है और इस पर से भी हटाता है। बट यहां जब हटता है तो ये इनएक्टिव होता है और यहां अगर हट गया तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो दोनों ही काम मुश्किल में है, तो ये आकर के इसको रोकता है सबसे पहले कि तुम यहां से हटो, क्योंकि जब तक तुम रहोगे मैं अपनी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो ये आकर इसको रोक देता है। ये अगर रुक गया तो अब V1 एक्टिव नहीं हो पाएगा और CDC25 इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। साथ साथ में जाकर के फॉस्फेट लगाता है दोनों पर फॉस्फेट लगाता है, V1 पर भी और CDC25 पर भी। और फिर यहीं से ही ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन को खूब बढ़ा देता है और फिर आप एम फेज में मूव कर जाएंगे। डन। तो एक बार मैं आपको थोड़ा लिखकर दिखा देती हूं उसने किया क्या है। तो अपना जो CDK एंड एम फेज वाले साइक्लिन है, ये जो साइक्लिन है ये सबसे पहले रोकते हैं। किसको रोकते हैं, PP2A को। कैसे रोकेंगे, फॉस्फेट ऐड करके रोकेंगे, खाली मैं लिख देती हूँ। PP2A को ये रोक देते हैं। रोकने के लिए ऐसा सिंबल लगाया जाता है, रोकने के लिए आप इस तरीके से एक सिंबल लगाते हैं, रोकते हैं। ठीक। और क्या करेंगे, फॉस्फेट ऐड करेंगे CDC25 पर, ये होगा एक्टिव। और फॉस्फेट ऐड करेंगे V1 पर भी फॉस्फेट ऐड करते हैं, लेकिन यहां फॉस्फेट ऐड करने से ये इनएक्टिव हुआ है और ये हुआ है एक्टिव। ये PP2A अगर एक्टिव हो इन केस, फिलहाल तो इनएक्टिव कर दिया है, बट अगर ये एक्टिव हो जाए तो ये यहां से फॉस्फेट हटा देता है और अपना CDC25 इनएक्टिव हो जाता है। और यहां से भी फॉस्फेट हटाएगा, यहां से फॉस्फेट हटी तो V1 एक्टिव होगा। तो CDC और साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, इसके लिए जरूरी है इसका एक्टिव होना और V1 का इनएक्टिव होना। अब सबसे पहले PP2A को आकर के रोकता है, क्योंकि PP2A इसको करता है इनएक्टिव, इसको करता है एक्टिव, बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम कर दिया है। इसलिए साइक्लिन CD के आकर PP2A को रोकता है, CDC25 पर भी फॉस्फेट लगाता है और इस पर भी। ठीक है, तो ये तीनों पर ही फॉस्फेट लगाता है, जिससे ये एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये भी इनएक्टिव होता है। ठीक। मैकेनिज्म क्या है इनका तो हमने देख लिया, फॉस्फेट ऐड कर दिया इस पर भी। PP2A को इनएक्टिव करने का क्या मैकेनिज्म है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगेन यहां से भी क्वेश्चन बना है। तो इस डायग्राम में आपको पता लगेगा कि PP2A को कैसे रोका है हमारे CDK साइक्लिन ने। PP2A को कैसे रोका है, तो देखिए ये अपना है MCDK जो फिलहाल एक्टिव फॉर्म में है। जैसे ये एक्टिव होता है ये एक काइनेज को एक्टिव करता है जिसका नाम है ग्रेट वॉल काइनेज। ये एक्टिव करता है ग्रेट वॉल काइनेज एंजाइम को, यानी उस पर फॉस्फेट ऐड कर देता है। और ये ग्रेट वॉल काइनेज क्योंकि खुद काइनेज है, ये भी फॉस्फेट ऐड करेगा। तो ग्रेट वॉल काइनेज पर फॉस्फेट ऐड करता है हमारा
सीडीके साइक्लिन, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। ये ग्रेट वॉल काइनेज फोस्फेट ऐड करेगा ENSA पर, ये भी एक सब यूनिट है, उस पर ये फोस्फेट ऐड करता है ग्रेट वॉल काइनेज। और जैसे यहां फोस्फेट ऐड होता है, ये जाकर के जो अपनी PP2A की जो कैटालिटिक साइट है उस पर जाकर बाइंड कर देता है, जिससे कि ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है। तो साइक्लिन सीडीके एक्टिव करेगा ग्रेट वॉल काइनेज को, ग्रेट वॉल काइनेज फोस्फेट ऐड करेगा ENSA पर, जिससे ये एक्टिव हो जाता है, और ये जाकर के यहां बाइंड कर जाता है, जिससे कि ये कंप्लीट जो PP2A है ये रुक जाएगा। ठीक है, डन एवरीवन? बताइए, कोई डाउट तो नहीं गाइस, है ना मजेदार? तो MCDK यहां कर रहा है रोक, जो इसकी ग्रोथ कराएंगे उन्हें बढ़ाएगा, और उन्हें मात्र बढ़ाएगा ही नहीं, उन्हें इनएक्टिव भी नहीं होने देगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा तो रही ही हूं, पर मैं ये भी मेक श्योर करूं कि आप बीच बीच में डिमोटिवेट ना हो जाएं, क्लास के लिए एक्साइटेड रहें, कॉन्सेप्ट के लिए इंटरेस्टेड रहें। ठीक है, तो ऐसा ही ये है, ऐसा ही होता है अपना सीडीके साइक्लिन एम फेज वाला सीडीके, बहुत बेहतरीन चीज है। पहली बात तो ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा उन्हें जो इसे एक्टिव करते हैं, और केवल एक्टिव करके नहीं छोड़ेगा, ये भी मेक श्योर करेगा कि कोई इसको इनएक्टिव ना कर दे, और उसे इनएक्टिव करेगा जो इसको इनएक्टिव करते हैं, और ये भी मेक श्योर करता है कि उसको कोई एक्टिव ना कर दे। तो सारे काम करेगा। तो बेहतरीन है, बिल्कुल आपने देख लिया सारा मैकेनिज्म कि कैसे ये चीजों को एक्टिव एंड इनएक्टिव करता है। डन एवरीवन? समझ गए ना? ठीक है, आगे देखिए। सो अर्ली जो माइटोसिस है ना, अपना अर्ली जो माइटोसिस है उसमें MCDK कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आकर के क्या क्या कराएगा, देखो बना दिया हमने, देख लेना कि कैसे बना है, कैसे इसने अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है। अब ये अर्ली माइटोसिस आ गई है और अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब ये क्या क्या करेगा, तो बेहद आसान। प्रोफेज में आपने क्या पढ़ा था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होती है, कौन करवाएगा, ये याद है, मैंने आपको बताया था कि कंडेंसिन जो प्रोटीन है उस पर जब फोस्फेट ऐड होता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो क्रोमेटिन को कंडेंस करना शुरू कर देता है। उस पर फोस्फेट किसने ऐड किया, MCDK ने। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बताया था कि लैमिन पर फोस्फेट ऐड करना होता है। लैमिन पर फोस्फेट कौन ऐड करेगा, ये ही CDK। गोल्गी अपैरेटस का फ्रेगमेंटेशन कराएगा, और थर्ड काम था हमारा माइटोटिक स्पिंडल का असेंबली। याद है ना, प्रोफेज में 3 काम थे, कंडेंसेशन, डिसइंटीग्रेशन, असेंबली। ये तीनों काम ये ही भाई साहब करवाते हैं, ये तीनों काम ये ही करवाएगा, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करवा रहे थे हम तो क्या इसने खुद ही कर ली थी अपनी, इसलिए ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई है ताकि ये सारे काम हो सके। तो अर्ली माइटोसिस में MCDKs के 3 मेन काम होते हैं। 3 मेन काम क्या क्या है, स्पिंडल फाइबर को अरेंज करवाना, ठीक है, एंड जो क्रोमोसोम है उसको कंडेंसेट कराना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करवाना, ये काम करता है। कैसे कैसे करेगा, तो देखो माइटोसिस फेज के अंदर कुछ काइनेज और आते हैं। सबसे पहले तो यही काइनेज CDK1 एंड साइक्लिन बी जो M फेज वाले हैं। ये क्या क्या करेंगे, जो क्रोमेटिन है उसको कंडेंस करवाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कराएंगे, गोल्गी अपैरेटस का फ्रेगमेंटेशन कराएंगे, स्पिंडल की फॉर्मेशन करवाएंगे। पोलो लाइक काइनेज भी यहीं पर काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोटिक स्पिंडल है उसकी फॉर्मेशन करवाता है पोलो लाइक काइनेज, और क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करवाएगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। ये मैं आपको पूरे माइटोसिस का बता रही हूँ, अर्ली भी और लेट भी।
फिर आएगा आपका अरोरा काइनेज फैमिली, ये माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करवाते हैं। एम मतलब कि जो अपना काइनेटोकोर है उससे माइटोटिक स्पिंडल को कनेक्ट करवाएंगे और क्रोमेटिड के सेग्रीगेशन में भी ये मदद करेंगे। इन सब के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, फिलहाल तो इसी का रोल है, अभी फिलहाल तो इसका रोल है कि कैसे काम कराता है। तो देखो कंडेंसिन भी कोहेसिन जैसा ही है, क्योंकि कोहेसिन कंडेंसिन दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे थे ना, एसएमसी फैमिली से, तो उसी फैमिली से अपना कंडेंसिन भी है, तो इसकी भी ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे कोहेसिन में आपने पढ़ा था SMC 1 and 3 और SCC 1 3 पढ़ा था, यहां पर लगा दीजिए इवन नंबर, यानी SMC 2 and 4 और यहाँ जो प्रोटीन है वो अलग है, मतलब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना, ये सेम कोहेसिन जैसी है। वहां SMC 1 3 थे, यहाँ SMC 2 एंड SMC 4 नाम हमने दिया। इसको भी पूरा सपोर्ट करने के लिए जैसे SSC 1 और 3 थे ना, यहाँ पर कुछ और प्रोटीन आते हैं जिसका नाम है BRN1, जो पूरी एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है और दोनों एंड से कनेक्ट करती है SMC को, लाइक दिस, ये ऐसे कनेक्ट कर लेती है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ दो टाइप के प्रोटीन आते हैं, एक रहता है आपका YCG और एक रहता है YCS4, एक ये है, एक आपका YCG1 है। तो ये दो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां केवल काम हमारा SCC3 ने किया था, यहाँ पर दो कर रहे हैं। अच्छा, काम कैसे करते हैं देखिए, तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला आकर के कनेक्ट करता है, ये जो YCG1 है ये इंटरेक्ट करता है DNA के साथ, तो ये देखिए यहाँ इंटरेक्ट कर गया है, ये इंटरेक्ट कर गया है DNA के साथ। नियर बाय DNA इंटरेक्ट विद हिंज, और जो इसकी साइड वाला DNA है वो कनेक्ट करेगा हिंज रीजन से। देखो आप यहाँ कनेक्शन हुआ पहले, फिर बैंड करके ये कनेक्ट करता है हिंज वाले रीजन से, और फाइनली ऐसे करते करते ही ये पूरे DNA को कंडेंस करवा देते हैं। सो ATP डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटीज एक्सटेंड DNA लूप, तो ये इसी की मदद से ही कंडेंसिन पूरे DNA को और ज्यादा कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देता है। तो ये कंडेंसिन भी कोहेसिन जैसा ही है, बस थोड़े नाम बदल गए हैं और काम करने का तरीका भी बदल गया है। तो ये तो बन जाएगा क्रोमोसोम। दूसरा काम क्या था, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन, है ना, NEB न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन ये है। इसमें आपको पता ही है, ये जो लैमिन प्रोटीन है ना, यहाँ जो लैमिन प्रोटीन है, इन पर अगर फोस्फेट लगा दिया जाए तो ये पूरी मेम्ब्रेन ढह जाएगी, ये सब हट जाएंगे, क्योंकि सबको सपोर्ट कर रहा है हमारा लैमिन। हमारा लैमिन ही सबको सपोर्ट करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेस्पेरिन थे, है ना, सन डोमेन वाले प्रोटीन थे, जिससे कि पूरा लिंक बना हुआ था। अब खुद देखो ना, अगर लैमिन ही नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, कनेक्शन नहीं होगा तो ये सब टूट जाएंगे। तो अपना CDK आकर के लैमिन पर फोस्फेट ऐड करता है, देखिए किस तरीके से। तो ये अपने जो लैमिन है देखो, इन पर सब पर फोस्फेट ऐड कर दिया गया है, तो ये फोस्फोराइलेटेड लैमिन है, जिस वजह से ये पूरा पार्ट फ्रेगमेंटेड हो गया है। तो पहले हमारा यहाँ ऐसे जो है टीलोफेज आया, फिर इंटरफेज न्यूक्लियस आया, इसमें सब कुछ चीजें बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है, हमारा लैमिन भी है, मेम्ब्रेन भी है, अंदर जो क्रोमेटिन भी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप M फेज में आते हैं, प्रो फेज में आप बेसिकली आएंगे, या फिर कहिए अर्ली फेज में आप आ गए हैं, अर्ली माइटोसिस में, तो CDKs एक्टिव होते हैं, वो आकर के इस लैमिन पर, ये जो ब्लू वाला पार्ट है लैमिन, यहाँ लगा देते हैं फोस्फेट, और यहाँ फोस्फेट लगते ही ये पूरी जो मेम्ब्रेन है ये अलग अलग हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और पूरी मेम्ब्रेन टूट जाती है, हमारे क्रोमोसोम बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो ये काम भी अपना CDK ही करता है, फोस्फेट लगाने का। अब इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि ये जो लैमिन प्रोटीन आपने पढ़े ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, लैमिन प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लैमिन A और B। तो क्या फर्क किस बिहाफ पर है, जब इनको आप डिग्रेड करेंगे ना, तो कुछ लैमिन अलग बिहेवियर दिखाते हैं, कुछ लैमिन अलग बिहेवियर दिखाते हैं, उस बिहेवियर के बिहाफ पर लैमिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए MCDKs में
फोस्फोराइलेट करते हैं लैमिन प्रोटीन को। तो ये जो न्यूक्लियोफोरिन है, न्यूक्लियोफोरिन कहाँ होते हैं? एनपीसी में, याद है ना? तो जो अपना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नोप्स हैं जो, उनको भी फोस्फोराइलेट किया जाता है, क्योंकि वो जो पोर है वो भी तो खत्म करना है। साथ में जो लैमिन प्रोटीन का सेरीन रेजिड्यू है उस पर फोस्फेट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो लैमिना है वो डीपॉलीमराइज और डिसइंटीग्रेट हो जाता है और पूरा मेम्ब्रेन टूट जाता है। हमारा ये जो लैमिन प्रोटीन है ये दो टाइप के होते हैं, लैमिन ए और लैमिन टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में AC और टाइप बी में बी आता है खाली। तो एमसीडीकेज आकर के इन दोनों के ही सेरीन पर फोस्फेट ऐड करता है। बट डिफरेंस क्या आता है कि जो टाइप ए एंड सी है, लैमिन ए और सी जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। मतलब कि जैसे ये अलग अलग हुए ना तो साइटोप्लाज्म में ये फैल जाएंगे ए एंड सी। लेकिन जो बी है, लैमिन बी फॉर्म द वेसिकल एंड अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए? तो इनका बिहेवियर अलग अलग है। जैसे इनको अलग किया गया तो ये तो सारे जो लैमिन ए और सी है, या फिर कहिए जो साइटोप्लाज्म में फैल गए हैं अकेले अकेले, वो तो लैमिन ए और सी होते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जब मेम्ब्रेन टूटेगी तो वो वेसिकल भी तो बनाती है ना। जब मेम्ब्रेन टूटती है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन टूट गई है, उससे ही कनेक्टेड है हमारी ER की मेम्ब्रेन। जब आप उन्हें तोड़ोगे तो टूट जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वेसिकल बन जाती है। तो वेसिकल की फॉर्म में जो लैमिन आएंगे वो लैमिन बी होंगे। ठीक है, यानी जैसे वो फिर से वेसिकल बनेगी ना तो इसमें भी लैमिन आ जाते हैं। तो वेसिकल में जो लैमिन आए हैं वो लैमिन बी हैं, और जो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल खुले हो गए हैं वो आपके टाइप ए और सी हैं। ठीक है, एक सेकंड दो। टनक टनक। ठीक है, पता लग गया है कि आवाज बंद थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि 10 बज गए हैं ना। अब तो नेक्स्ट क्लास मेरी ही है और सेल साइकिल की ही है, तो क्या किया जाए? अच्छा, लाइट जाने पर। हाँ जी, ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, फिर आके क्लास में सो जाना। कोमल, तुम्हारा सवाल ये था कि जो लैमिन ए है और सी है वो वेसिकल क्यों नहीं बना रहे हैं? देखो, वेसिकल लैमिन नहीं बना रहे हैं, मेम्ब्रेन का जो पार्ट फ्रेगमेंटेड हो गया है वो वेसिकल बना रहा है। ठीक है, जैसे वो वेसिकल बनती है उसके अंदर जितने भी लैमिन आ जाएंगे वो अंदर ही अंदर रहेंगे,
तो उन्हें आप लैमिन बी कह देंगे। जो पहले ही अलग अलग हो गए हैं वो पूरे फैल जाएंगे और उन्हें आप ए और सी कह देंगे। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा देख लेती हूँ कितना रह गया है। फिर एक काम करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर क्लास को चालू कर लेंगे, है ना। बस एक बार ना ये वाला पार्ट समझ लीजिए। हाँ, अर्ली माइटोसिस वाले लेट तक पढ़ लीजिए बस। 2-3 स्लाइड हैं, 2-3 स्लाइड में भी कुछ तो ऐसी हैं जो आपने पहले कर रखी हैं। ठीक है, हाँ। नहीं जी, मैंने भी नहीं किया ब्रेकफास्ट। मैंने भी नहीं किया है, बट मेरे अंदर ना पावर है। मैं तुम्हें 3 घंटे और पढ़ा सकती हूँ बिना कुछ खाए पिए, लेकिन तुम्हारी हवा निकल जाती है, तुम नहीं पढ़ पाते हो। हम्म। ये पावर तो मैंने डेवलप कर ली है। यकीन मानो, मैं आपको 2-3 घंटे और पढ़ा सकती हूँ बिल्कुल ऐसे ही, पर तुम नहीं पढ़ोगे। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, लेट माइटोसिस तक चले जाते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड कर देंगे। 15 मिनट का ब्रेक, 15 या 20 मिनट का, और फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर लेंगे। ठीक है। हम्म। हाँ, तुम्हारे अंदर भी तो पावर है ना, तुम भी तो पढ़ रहे हो मेरे साथ, ये पावर ही तो है। खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहोगे। तुम मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो, ये भी तो पावर ही हुई ना, है ना। चलो फिर देखो, तो ये बात तो लैमिन की होगी, ये बात तो हो गई लैमिन की। अब माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन आपको पता ही है। स्पिंडल्स आर माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो मोनोमर से बनती है, जिसका नाम ट्यूबुलिन है, और ऑर्गेनाइज होकर के सेंट्रोजोम, मतलब एक पूरा जो ऑर्गेनाइजर है जो उन्हें बनाता है, उन्हें आप सेंट्रोजोम कहते हैं। और ये सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल सराउंडेड होते हैं पेरीसेंट्रल मटेरियल से, है ना। ये बनेंगे कैसे, वो सेम डायग्राम जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। लेट जीवन में ये अलग अलग हो जाते हैं। एस में बडिंग होती है, फिर G2 में ये बर्ड आगे ग्रो करती है, और एम फेज में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इन्हीं को सेपरेट करवाने का काम एरोरा ए एंड बी काइनेज एंड पोलो लाइक काइनेज करते हैं। तो ये बहुत काम कर रहे हैं। लेट G2 में तो CDC25 को एक्टिव करवाने का काम करते हैं, और अर्ली माइटोसिस में जो अपने दोनों सेंट्रोजोम है ना, उन्हें सेपरेट करवाने के लिए भी ये जो आपका एरोरा ए बी और पोलोलाइक काइनेज है ये मदद करती है। उस पूरे डायग्राम में बस ये बात आपको ऐड करनी है, बाकी तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या हुआ। अभी ठीक है। अभी क्लियर है, ओके ओके, हाँ जी। तो ये चीज तो आपने पढ़ी रखी थी, बस ये वाला पार्ट यहाँ ऐड कर लेना, बाकी सब सेम है। फिर ये देखिए हमारा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो माइटोटिक स्पिंडल बनती है वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है नॉन काइनेटोकोर, जिनको पोलर भी बोलते हैं, जो इनको सेपरेट करती हैं। एक होती है आपकी काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर से कनेक्ट करती हैं। एक होती है आपकी एस्ट्रल, जो मेम्ब्रेन से बाइंड करती है ना। काइनेटोकोर क्या होता है, कैसे जियांट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमने देखा था इनर काइनेटोकोर एंड आउटर था। इनर में आपके ये सेंट्रोमियर
और साथ में इंटरमीडिएरी प्रोटीन थे, एंड आउटर काइनेटोकोर में ये एनडीसी 80 का कॉम्प्लेक्स था, है ना। बस जो नई बात यहां पर है वो ये है, इस नई बात में क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि एक सही कनेक्शन कब माना जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, एक साइड कनेक्ट हो गया है सेंट्रोसोम, दूसरी साइड कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, ये अनस्टेबल है, हम ऐसा कनेक्शन बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि एक ही साइड के सेंट्रोसोम ने दोनों से कनेक्ट कर लिया, तो ये भी अनस्टेबल है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। अगर ऐसा हुआ कि एक साइड यहां कनेक्ट कर लिया इसने, अपने साइड तो कनेक्ट किया नहीं और इस साइड कनेक्ट कर लिया है, तो ये भी अनस्टेबल है। हम चाहते हैं ऐसा कनेक्शन, और इसीलिए यहाँ बहुत हिट एंड ट्रायल चलता है, बहुत हिट एंड ट्रायल, चीजें कनेक्ट होती हैं हट जाती हैं, कनेक्ट होती हैं हट जाती हैं, जब तक ऐसा कनेक्शन नहीं बन जाता। इसे बोलते हैं बाईपोलर ओरिएंटेशन, यानी दोनों पोल से चीजें कनेक्ट हो गई हैं, दोनों पोल से चीजें कनेक्ट हो गई हैं, इसी को बोलते हैं स्टेबल कन्फर्मेशन। तो एनाफेज में जाने से पहले ये चेक किया जाता है, क्या सारे क्रोमोसोम इस तरीके से कनेक्ट हो गए क्या, अगर हो गए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं हुए तो वहां रोक करके पहले ये पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी बातें सब आपने पढ़ रखी थी, बस ये बात थोड़ी नहीं है कि हमें जब भी कनेक्शन करवाना है तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसको बाईपोलर ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये बाईपोलर ओरिएंटेशन कैसे होता है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लोगे, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यहां बता रही हूं कौन ये मेक श्योर करता है कि कनेक्शन बिल्कुल सही बाईपोलर हुआ है, कौन है जो इस चीज को मेक श्योर करता है। तो यहां एक फैक्टर काम कर रहा है, यहां एक फैक्टर है जो काम कर रहा है। देखिए, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, आपको पता ही है कि यहां कोहेसिन की रिंग है, केवल सेंट्रोमियर पर रह गई है, बाकी सब तो हट गई थी, सेंट्रोमियर पर रह गई थी। इसी सेंट्रोमियर पर थे हमारे काइनेटोकोर, जिस पर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट कर रही हैं। बट ये मेक श्योर करने के लिए कि सही कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, एक फैक्टर काम करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब यहां ये चेक किया जाता है कि जिसको जितना ज्यादा स्ट्रेस है मतलब वो ठीक है, जो मजे में है ना वो ठीक नहीं है, जिसको जितना ज्यादा स्ट्रेस है वो उतना ही बढ़िया काम कर रहा है। जैसे देखो कैसे स्ट्रेस है, मतलब क्या है, अगर सही कनेक्शन है, सही कनेक्शन का मतलब है एक यहां कनेक्ट हो गया इस वाले सेंट्रोसोम से और एक यहां कनेक्ट हो गया इस वाले सेंट्रोसोम से, हम इसे कहेंगे सही कनेक्शन है। बट हमें कैसे पता चले, या फिर क्रोमोसोम को कैसे पता चले कि ये सही कनेक्शन हो गया है। अब ये स्पिंडल फाइबर यहां से नहीं हटनी चाहिए जब तक एनाफेज नहीं आ जाता है, तो स्ट्रेस काम करता है। क्योंकि देखो दोनों साइड से कनेक्शन हो गया, ये भी अपने साइड खींचता है और ये भी अपने साइड खींचता है, लेकिन खींच कोई पाएगा नहीं क्योंकि यहाँ कोहेसिन की रिंग है। तो यहाँ बहुत ही टेंशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, और इसी टेंशन की वजह से ही ये स्पिंडल फाइबर यहां कनेक्टेड रहती है, नहीं हटती है। अब एक और केस देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर इस साइड तो कनेक्शन हो गया है बट इस साइड नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या यहां कोई टेंशन क्रिएट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि केवल एक साइड बाइंडिंग हुई है, खींचेगा भी तो बस ये अपनी साइड खींचेगा, कोई टेंशन तो नहीं आएगी ना। टेंशन कब आती है, अब सपोज करो मैं हूं, कोई अगर मेरा एक हाथ इधर से खींचे और एक इधर से खींचे तब मुझे दिक्कत होगी, रादर कि कोई मुझे एक साइड से खींचे तो मैं उधर ही चली जाऊंगी, वो फिर भी बेटर रहेगा एज कंपेयर कि एक हाथ को इधर से खींच ले एक इधर से खींच ले। टेंशन कब रहेगी, जब दोनों हाथ खींच रहे हैं, है ना, और जब दोनों साइड से खिंचाव होता है वो ही टेंशन क्रिएट करता है,
और इसी टेंशन के बिहाफ पर डिसाइड किया जाता है कि ये स्पिंडल फाइबर नहीं हटनी चाहिए। बट अगर ऐसा है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो यहां कुछ ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं जो इस माइटोटिक स्पिंडल को यहां से हटा देंगे, क्योंकि ये सही कनेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, आप खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो भी परेशान रहते हैं ना कि मैम इतना रिवीजन हुआ है, इतना रह गया है, इतना पढ़ लिया है, इतना कैसे करें, तो आप हाई टेंशन में हैं। हाई टेंशन में है यानी आप सही जा रहे हैं, आप कंसर्न हैं अपने सिलेबस को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर है कि जहां हाई टेंशन होगी मतलब वो सही कनेक्शन हुआ है। तो ये काम होता कैसे है, ये देखिए, यहां हमारी ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड, इस पर ये है इनर काइनेटोकोर, और ये जो NDC80 है जिस पर NDC80 लगा है, ये है आउटर काइनेटोकोर। ठीक है, इनर काइनेटोकोर और आउटर काइनेटोकोर एक एक प्रोटीन से इस तरह स्प्रिंग की तरह ये कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ इनर काइनेटोकोर पर होते हैं ये एरोरा बी काइनेज। ठीक, तो देखो अगर लो टेंशन है, लो टेंशन यानी सही कनेक्शन नहीं है, तो लो टेंशन के दौरान ये वाला पार्ट जो स्प्रिंग है ना, ये खींच नहीं पाएगा क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन में तो खींचेगा, अब ये खींच नहीं रहा है। तो ये जो एरोरा बी काइनेज है, ये एनडीसी, ये जो अपना ये है ना माइक्रोट्यूब्यूल है, इस माइक्रोट्यूब्यूल पर मतलब ये जो अपने NDC80 है उस पर फोस्फेट ऐड कर देते हैं, जिससे NDC80 का जो कनेक्शन है ना स्पिंडल फाइबर को लेकर के, वो लो पड़ जाता है, और ये यहां से देखो हट जाती है, ये यहां से डीपॉलीमराइज कर जाएंगी। लेकिन अगर हाई टेंशन है, अगर हाई टेंशन है, तो हाई टेंशन का मतलब है कि इसको खींचा जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड से खींच रहे हैं ना, तो हाई टेंशन है। हाई टेंशन की वजह से यहाँ खिंचाव है, और खिंचाव होने की वजह से जो NDC80 है वो बहुत दूर निकल जाते हैं एरोरा बी काइनेज से। फिर एरोरा बी काइनेज NDC80 पर फोस्फेट नहीं ऐड कर पाएगा, फोस्फेट नहीं ऐड करेगा तो NDC80 जो माइटोटिक स्पिंडल है उससे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे, बने रहेंगे तो ये कनेक्शन सही माना जाएगा। लेकिन अगर NDC80 पर फोस्फेट लग जाता है तो तुरंत NDC80 समझ जाता है कि तुम्हें इस माइक्रोट्यूब्यूल से अलग होना है, ये सही नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट है। ये जो एरोरा बी काइनेज है ये इस तरीके से मदद करता है बाई ओरिएंटेशन में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर लो टेंशन है यानी सही कनेक्शन नहीं हुआ है, सही कनेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ खिंचाव नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा तो एरोरा बी काइनेज NDC80 पर फोस्फेट लगा देगा, जिससे कि वो स्पिंडल फाइबर से अलग हो जाएगा और वो स्पिंडल फाइबर वहां से हट जाएगी। अगर सही कनेक्शन हुआ है तो खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो हाई टेंशन होगा, हाई टेंशन होगा तो एरोरा बी काइनेज NDC80 से दूर चला जाएगा, यहाँ फोस्फेट नहीं ऐड होगा, फोस्फेट नहीं ऐड होगा तो ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड रहेंगे। और हम चाहते भी हैं कि अगर सही कनेक्शन है तो कनेक्टेड रहे, फिर क्यों हटना है। डन एवरीवन, समझ गए। हाँ, तो इसी में ही ये कनेक्शन देखे गए हैं। एक बार यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो अगर दोनों साइड कनेक्शन हुआ है सही सही, इसे बोलते हैं एम्फीटेलिक, इसे बोलेंगे आप एम्फीटेलिक। और अगर केवल एक साइड कनेक्शन हुआ है आप बोलेंगे मोनोटेलिक। और अगर एक ही सेंट्रोजोम ने दोनों से कनेक्ट कर लिया है आप कहेंगे सिंटैलिक, सिंटैलिक। और अगर एक सेंट्रोजोम ने दोनों पर कनेक्ट कर लिया है और दूसरे सेंट्रोजोम ने यहां भी कनेक्ट कर लिया है उसे कहोगे मीरोटेलिक। यहां से एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, बिल्कुल डायरेक्ट, कि मीरोटेलिक क्या होते हैं, एम्फीटेलिक क्या होते हैं, मोनोटेलिक क्या है, सिंटैलिक क्या है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है जी। अब है आपका लेट माइटोसिस, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।
वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी 10-20 हुए हैं, पूरा 20 मिनट का गैप दे रही हूं, यानी 10:40 पर हम क्लास शुरू करेंगे। 10:40 पर हम क्लास शुरू करेंगे। मेक श्योर गाइज, आपको जो भी खाना पीना है, जो भी करना है, अपना 20 मिनट में करेंगे, फिर क्लास में जरूर जरूर आना है। फ्लो नहीं ब्रेक करोगे, जरूर आओगे क्लास में, ठीक है। 20 मिनट में तब मैं भी कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं, है ना। यहीं से ही आगे शुरू करेंगे लेट माइटोसिस से एट 10:40। हाँ जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अभी 20 मिनट में, बाय बाय।